चारू मैं आपके पास लौट कर आता हूं। विष्णु जैन जी, अलग अलग धर्मों में अलग अलग समुदायों की बातचीत हो रही है, उस पर क्या असर? मैं जरा स्पेसिफिक होकर आपसे पूछ लेता हूं। जरा हिंदुओं से जुड़े जो सवाल हैं वो स्क्रीन पर रखिए। सवाल कई सारे हैं विष्णु जैन जी कि क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट पर कोई असर पड़ेगा? स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या होगा? आदिवासी समुदाय में जो बहुपति प्रथा है उसका क्या होगा? दक्षिण भारत के हिंदू परिवारों में रिश्तेदारों के बीच शादियां कुछ जगहों पर होती है, उस पर क्या असर पड़ेगा? सर, आपकी टिप्पणी इन सवालों पर। देखिए जी, जितने आपने सवाल पूछे मैं ये बताना चाहता हूं कि इन सारी चीजों पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो अभी यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड द्वारा भी आया है, उसमें मैं जो हमेशा बात कहता आया हूं वही उनका प्राइम फोकस रहा है, वो है नंबर ऑफ मैरिज और एज ऑफ मैरिज। इन दोनों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया गया है और साथ ही साथ ये एक ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जिससे आप पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ उसको भी अचीव कर सकते हैं। अभी सुबोही ने यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, सेक्शन 494 आईपीसी की। सेक्शन 494 आईपीसी जो प्रोविजंस है जिसमें धर्म के आधार पे एग्जेम्पशन दिया गया है कि अगर किसी के पर्सनल लॉज में एक से ज्यादा शादी परमिसिबल है तो सेक्शन 494 आईपीसी वहां पे अप्लाई नहीं होगा। उसके खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी फाइल की है। 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस भी जारी किया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। एक आप मुझे बताइए राकेश जी, कितनी बड़ी विडंबना है कि अगर कोई हिंदू एक से ज्यादा शादी करता है तो वो एक आईपीसी में सेक्शन 494 में ऑफेंस है, पर वही अगर कोई दूसरा धर्म के समुदाय और स्पेशली मुस्लिम समुदाय का आदमी एक से ज्यादा शादी करता है तो वो 494 से बच जाता है। तो क्रिमिनल लॉ का बेसिक सिद्धांत है कि सबके लिए एक समान होता है, पर यहां पे समानता में नहीं दिख रही है। जहां तक बात है, लोगों ने कहा कि आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं, सती अबॉलिश हमने की, सती एबॉलिशन एक्ट लाके, विडो रीमैरिज एक्ट हम लाए, जो हमारे समाज में कुरीति थी उसको हमने ठीक किया। इसके बाद जो चाइल्ड मैरिज एबॉलिशन एक्ट है वो हम लाए कि एक पर्टिकुलर एज लिमिट के बाद 18 साल के बाद ही बच्चे की शादी होनी चाहिए। इसके बाद जो बलि प्रथा थी हिमाचल में उसको हमने खत्म किया। इसके बाद अभी राजस्थान में जो 13वीं में बहुत बड़ा भोज होता था उसके लिए राजस्थान सरकार एक्ट लाई और उस भोज को खत्म किया। तो सवाल यह है कि अगर किसी भी धर्म में कुरीति होती है तो उसका कोडिफिकेशन होता है और उस चीज को खत्म किया जाता है। जहां तक हिंदू समाज की बात है, ऑलरेडी जवाहरलाल नेहरू साहब 1955 में कोडिफाई कर चुके हैं हमारे धर्म ग्रंथों के खिलाफ। अगर मैं आपको ये कहूं कि क्या किसी हिंदू समाज में कोई भी पुजारी से पूछिए कि क्या डाइवोर्स की कोई प्रक्रिया है क्या, आपको हर आदमी कहेगा कि हिंदू धर्म में डाइवोर्स की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि हमारे यहां डाइवोर्स से संस्कार है। पर तब भी उसके वायलेशन में जाके हिंदू मैरिज एक्ट लाके डाइवोर्स का प्रोविजन बनाया गया, जिसको हम सब लोगों ने कबूला। एक सभ्य समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आर्टिकल 25 में रिलीजन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। आपका जो राइट टू रिलीजन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। और इसीलिए जो सेक्शन 494 है वो सब नहीं, एक बात और है जो कल बड़ी अच्छी चर्चा के दौरान विष्णु जी आई थी, तब अश्विनी उपाध्याय जी पैनल पर थे, वो कह रहे थे भाई ये कोई कॉमन रिलीजन कोड थोड़े नहीं है, ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इससे धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, फिर परेशानी क्यों? मेहरदीन मुझे आधा मिनट दीजिएगा, फिर मैं आपके पास आता हूं। जी राकेश जी, आप जी ठीक है। विष्णु जी मैं आता हूं। चंचल यादव, आप लोगों का क्या स्टैंड है? देखिए विपक्ष में तो फूट पड़ गई है। शिवसेना उद्धव गुट ने कह दिया हम समर्थन करेंगे। आम आदमी पार्टी जहां जो पटना में बैठक वहीं से फूट पड़ गई थी विपक्षी एकता में, वो भी अब खुलकर कह चुके हैं कि वो समर्थन करेंगे, सैद्धांतिक तौर पर सहमत है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का गुब्बारा जो था वो फूट चुका है, हवा निकल चुकी है। आपने देखा होगा, अभी चारू प्रज्ञा जी बता रहे कि सारे वादे हमने पूरे कर दिए, और अभी जब इनसे पूछा जाता है, अब मैं आपको बताता हूं, देखिए अभी आपने आरएसएस ने कई सारे धर्म गुरुओं से मिलने की बात करी है, लोग मिल रहे हैं बराबर। अब देखिए है क्या कि आरएसएस ने सर्वे कराया इस देश में कि भारत देश में जो अभी अगला जो चुनाव होने जा रहा है, जो आम चुनाव 2024 का, वो मोदी ब्रांड और जो है ये मंदिर, ये दोनों काफी नहीं है चुनाव जीतने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, फिर यूसीसी लेके आए। अब यूसीसी में इनका क्या है, अब ये पहले बात तो ये ड्राफ्ट लेके नहीं आ रहे हैं, ये झांसेबाजी जुमलेबाजी के अलावा इनके पास और कुछ है नहीं। अभी इनसे पूछा जाए कि ये केवल जो है, मैं आपको बताता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिमों को नहीं बल्कि हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई सभी धर्म के लोगों को प्रभावित करेगा। ये पूरे चारों में आऊंगा। एक बार चंचल को सुन ले, उनकी बात पूरी हो जाए फिर जवाब दे दीजिएगा, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। और चंचल भाई एक बात कह दूं, ये बार बार होता है सर, 370 पर यही था कि जुमला है, राम मंदिर पर भी यही था कि तारीख नहीं बताएंगे, तो सर तारीख भी आ गई, मंदिर भी लगभग बनकर तैयार है, तो कम से कम ये वाली बात तर्क मत दिया करिए, सुझाव है, आगे अपनी बात पूरी करिए। ठीक है,
सुनिए मेरी बात तो सुनिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, अभी अब देखिए जो भी वादे भारतीय जनता पार्टी के लोग करके आए थे, चाहे 2 करोड़ रोजगार का हो, चाहे किसानों का आय दोगुनी करने की हो, 2022 तक गंगा साफ करने की बात रही हो, चाहे आपने देखा होगा आदर्श ग्राम बनाने की, चाहे स्मार्ट शहर बनाने की, चाहे महंगाई दूर करने की, भ्रष्टाचार दूर करने की, सब जगह फेल है। मैं अगर इनसे पूछूं, अगर अभी बताइए कि अभी ये हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश दौरा करके आए कि हर सप्ताह में एक यूनिवर्सिटी बन जाती है, हर दूसरे दिन एक जो है कॉलेज बन जाता है, चंचल भाई, IIM बन जाता है। चंचल जी सर, आपने 1.5 मिनट नॉन स्टॉप बोला सर। सर हमने टॉपिक यूसीसी बताया था, मेरा सवाल था यूसीसी पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है। मेरा सवाल यह था कि यूसीसी पर अगर मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिलता है तो आपकी पार्टी उस पर क्या सोचती है। सर आप उस पर नहीं बोल रहे हैं ना, तो आप बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे हैं। चारू, चूंकि इन्होंने आपका नाम लिया, 20 सेकंड सिर्फ मैं आपको देता हूं, फिर मेहरदीन भाई आपके पास आता हूं। चारू प्रज्ञा 20 सेकंड। देखिए ऐसा है, चंचल जी का कहना ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लाया गया है, अभी हमने इसके बारे में बात करनी शुरू करी। इनको याद दिला दूं, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी बनी है 1980 की मैं बात करती हूँ, तब से लेकर आज तक कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे हर मैनिफेस्टो में रहे हैं। धारा 370, राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये एक ऐसा मुद्दा है तो हमारे लिए मुद्दा नहीं है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है। और अगर ये कहते हैं कि तैयारी नहीं हुई है, हमने बहुत पहले, चंचल जी बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलती, बीच में मत बोलिए। मैं आपको कुछ फैक्ट देना चाहती हूँ। फैक्ट रखिएगा चारू प्रज्ञा, ब्रेक के बाद फैक्ट रखिएगा। मेहरदीन अभी इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला है तो एक टिप्पणी ले लूं, फिर ब्रेक भी मुझे लेना है। मेहरदीन भाई, मुस्लिमों पर क्या बड़ा असर पड़ने वाला है, 2-3 पॉइंट में बताता हूं। मुस्लिम बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबरी का हक मिलेगा, आपको कोई दिक्कत? बहु विवाह प्रथा खत्म हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत? मुस्लिम समाज में मिलता है राकेश भाई। अच्छा, मुस्लिम समाज में तो वही मिलता है क्या? मिलता है। देखिए कुछ चीजें ऐसी क्लियर करते चलता हूं। जी। हाँ। ये बात ये ठीक कह रहे हैं कि इस्लामिक थियोलॉजी में बेटियों को बाप की संपत्ति में अधिकार देने की बात कही गई है। बराबरी का नहीं, बराबरी की नहीं कही गई है। कुछ शेयर कम होता है बेटे से,